हाँ भाई, कल मैंने पढ़ाया था एकल छिद्र से भ्रमणों पर विवर्तन, फिर उसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई वगैरह सब करवा दी थी। तीव्रता का वितरण भी करवा दिया था कि तीव्रता का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, वो हो गया। उसके बाद में मैं चल रहा हूं विभेदन सीमा। पहले विभेदन सीमा चलेंगे और उसके बाद में विभेदन की क्षमता चलेंगे भाई, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है विभेदन की सीमा, ठीक है भाई। विभेदन सीमा का मीनिंग यूं आएगा, विभेदन सीमा का मतलब है कि दो वस्तुएं जो अति निकट रखी गई हो उनके मध्य की वह न्यूनतम दूरी जहां से किसी प्रकाशीय यंत्र के द्वारा, वो अलग अलग हैं भाई, निकट में रखी हुई है, किसी प्रकाशीय यंत्र के द्वारा उनके प्रतिबिंब अलग अलग बनाए जा सकते हो। दो वस्तुएं हैं, पास पास में रखी हुई है, अलग अलग रखी हुई है, और प्रकाशीय यंत्र के द्वारा उनके प्रतिबिंब भी क्या बनाए जा सकें, अलग अलग बनाए जा सकें। तो वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विभेदन की सीमा कहलाती है, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी किसके बराबर हो जाएगी, विभेदन सीमा के बराबर। विभेदन सीमा और फिर आता है विभेदन क्षमता। क्या आती है, विभेदन की क्षमता, आर से लिखते हैं। विभेदन क्षमता का मतलब होता है कि किसी प्रकाशीय उपकरण के द्वारा दो अति निकट रखी गई वस्तुओं में विभेद करने की क्षमता। कि वस्तुएं अलग अलग तो हैं पर अलग अलग दिखनी भी चाहिए अपने पास, तो दोनों को अलग अलग देखने की क्षमता क्या कहलाती है, विभेदन की क्षमता कहलाती है। विभेदन क्षमता का मान जो होता है वो विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं, विभेदन क्षमता बराबर 1 विभेदन सीमा। एक्चुअल में विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं भाई मैं। 11th चैप्टर में आपने पढ़ा है आवर्धन क्षमता, है ना। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है बड़ा करके देखने की क्षमता, की छोटी वस्तु को कैसा देखा जाए, बड़ा देखा जाए। देखो भाई ऐसा होता है, ये दो जैसे लाइनें, ये दो पॉइंट हैं अपने पास, या दो लाइनें ले लो, ये दो लाइनें अलग अलग हैं और आप लोगों को अलग अलग दिख भी रही है, तो तुम दोनों में आसानी से विभेद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर इनके बीच की दूरी बहुत कम हो तो अभी तक तुम लोग विभेद कर पा रहे हो, दिख रही है अलग अलग दोनों लाइनें हैं। लेकिन अगर मान लो दूरी और भी कम कर दी जाए तो फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि दो वस्तुएं हैं तो अलग अलग, लेकिन तुम्हें अलग अलग दिखाई नहीं देगी, वो एक ही दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसका मतलब उस समय तुम इनमें विभेद नहीं कर पा रहे हो, तो वह न्यूनतम दूरी जहां से इनको अलग अलग देखा जा सकता है क्या कहलाएगी, विभेदन की सीमा। और अलग अलग देखने की क्षमता क्या कहलाएगी, विभेदन की क्षमता कहलाती है। उदाहरण भी बता देता हूँ, तुम बोलोगे बोले अलग अलग वस्तुएं तो अलग अलग ही दिखाई देती है। एक पेड़ है, उसके पास में अपन खड़े हुए हैं, उस पेड़ को जब आप देखते हो तो पत्ते डालियां सब अलग अलग दिखती है कि नहीं दिखती है। लेकिन अगर वही पेड़ 1 किलोमीटर दूर हो तो पेड़ तो दिखता है पर उसके पत्ते अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, वो एक समूह दिखाई देने लगता है कि नहीं देने लगता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अपन उतनी दूरी से पेड़ के अलग अलग पत्तों में विभेद नहीं कर पा रहे हैं। तो आ गया विभेद करने का मतलब अपने पास कि अलग अलग हैं पर अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। तो जहां से अलग अलग देखा जा सकता है जितनी दूरी पर रखने से, वो तो विभेदन की सीमा है। और अलग अलग देखने की क्षमता क्या कहलाएगी, विभेदन की क्षमता कहलाती है। ये इसमें अपने पास सीधा सा तरीका है और याद रखने का मेथड भी यही है। दो वस्तुओं के मध्य दूरी जितनी कम होगी विभेदन क्षमता का मान उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा भाई, क्योंकि विभेदन सीमा जितनी कम होगी विभेदन क्षमता का मान क्या होगा, उतना ही अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं भाई, एक टॉपिक है तुम्हारे दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। दूरदर्शी माने जानते हो टेलीस्कोप,
की विभेदन क्षमता, इसको लिखा जाता है भाई RT से। टी फॉर टेलीस्कोप है अपने पास, ठीक है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए सबसे पहले अपन चलते हैं, अपन ये जानते हैं कि दूरदर्शी में अभिदृश्य लेंस होता ही है। अभिदृश्य लेंस पर किरणें कहाँ से आती है? अनंत से आती है। और फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है कि नहीं करती है अपने पास, ठीक है। तो होता क्या है अपने पास, इसको यूं समझा जाता है, ये देखो ये अभिदृश्य लेंस हो गया, यहां पर ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, ये मान लो ये केंद्रीय उच्चिष्ट है भाई। क्या है ये? केंद्रीय उच्चिष्ट है। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि किरणें अनंत से आती है। प्रतिबिंब का निर्माण किस में हो जाता है? अपने पास फोकस में हो जाता है, ठीक है। अगर अपने पास इसकी त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी? R के बराबर हो जाती है। ये त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी? R के बराबर। और ये कोण इसमें किसके बराबर लिया जाता है? थीटा के बराबर, ठीक है। अब अपन चलते हैं, रेले नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं भाई, आपने पहले प्रकीर्णन में भी सुना होगा। तो उन्होंने कैलकुलेशन करके डायरेक्ट ही मान दिया था। रेले के अनुसार दूरदर्शी की विभेदन सीमा उन्होंने बताया था कि ये थीटा से लिखी थी, और इसका मान बताया था उन्होंने 1.22 लैम्बडा डी अपॉन 1.22 लैम्बडा। डी क्या है ये समझ में आ गया होगा। क्या है डी? लेंस का द्वारक या लेंस का व्यास हो गया कि नहीं हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये क्या हो गई अपने पास है, सॉरी उल्टा कर दिया भाई, 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। डी क्या हो जाएगा यहाँ पर है? अभिदृश्य लेंस का द्वारक है भाई, उन्होंने बताया था। और कैलकुलेट उन्होंने किया था सूत्रों के आधार पर। तुम्हारे सिलेबस में है नहीं कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा, तुम्हारे डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो वही बता रहा हूं मैं। तो 1.22 लैम्बडा अपॉन डी हो जाएगा। अब विभेदन की क्षमता क्या हो जाएगी बताओ, चलो भाई बोलो जी। RT बराबर 1 अपॉन थीटा हो जाएगा, क्योंकि विभेदन सीमा का उल्टा किसके बराबर होता है? विभेदन की क्षमता के बराबर होता है। देन वी गेट RT is equal to 1 upon 1.22 lambda upon theta, sorry D। देन RT is equal to क्या हो जाएगा? D upon 1.22 लैम्बडा के बराबर हो जाएगा। RT समानुपाती D हो जाएगा, RT समानुपाती 1 अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। तो विभेदन क्षमता का मान अधिक प्राप्त करने के लिए लेंस के द्वारक का मान काफी अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो द्वारक बड़ा होना चाहिए और तरंगदैर्घ्य क्या होना चाहिए अपने पास? कम होना चाहिए। तो अपन ये कह सकते हैं डी इंक्रीज होगा, RT इंक्रीज हो जाएगी, लैम्बडा इंक्रीज होगा, RT क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। तो अब अपन चलते हैं, विभेदन क्षमता का सर्वाधिक मान कौन से रंग के लिए होगा? लैम्बडा का मान जितना कम होगा विभेदन क्षमता का मान उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कौन से रंग के लिए लैम्बडा का मान कम होता है सबसे? बैंगनी रंग के लिए। तो अपन ये कह सकते हैं बैंगनी रंग के लिए विभेदन क्षमता अधिक होती है। विभेदन क्षमता अधिक होगी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। अरे आजकल मयंक नहीं है क्या क्लास में? इसमें मयंक है? कल भी नहीं था शायद। हो गया भाई? चलो तो
इधर छोटा हो रहा है क्या? चलो जी भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। आर एम, देखो भाई, सूक्ष्मदर्शी में वस्तुएं अति निकट है रखी जाती है, बहुत पास पास में रखी जाती है। तो ये दोनों वस्तुएं हो गई अपने पास, ठीक है। इन दोनों वस्तुओं के मध्य जो दूरी है वो किसके बराबर ले लेता हूं मैं, एल के बराबर ले लेता हूं। और जहां से इसको देखा जाएगा वो किसके बराबर ले लेता हूं मैं, डी के बराबर ले लेता हूं। अब अपन चलें, यहां से ये कोण थीटा हो गया, तो कोण थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, चाप बटे क्या हो जाएगा, त्रिज्या। चाप का मान कितना है, एल अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब रेले के अनुसार वापस चलो, वही रेले के अनुसार क्या होगा, रेले के अनुसार थीटा का मान 1.22 लैम्बडा अपॉन डी बराबर एल अपॉन डी हो जाएगा अपने पास। तो एल बराबर 1.22 लैम्बडा, ठीक है, इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। सूक्ष्मदर्शी में इसी को अपने पास विभेदन सीमा लिया जाता है। इसको क्या लेते हैं अपन, विभेदन सीमा। क्योंकि परिभाषा क्या लिखाई थी, दो अति निकट रखी गई वस्तुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विभेदन की सीमा। तो ये इसमें विभेदन सीमा का काम करती है। तो इसके आधार पर अगर अपन लेते हैं तो विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ, 1/L हो जाएगा। और आर एम उल्टा कर दूं डायरेक्ट ही, डी अपॉन 1.22 लैम्बडा इंटू डी के बराबर आ जाएगा अपने पास, ये डी के बराबर। यहां से अगर आप देखते हैं तो सूत्र में क्या आएगा बताओ, आर एम समानुपाती डी, आर एम समानुपाती 1 लैम्बडा, आर एम समानुपाती 1 स्मॉल डी के बराबर हो जाता है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे भाई। बुला इसको, चलो जी भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन। देखो भाई, पहले डायग्राम चलते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा।
चलो जी भाई, देखो ये अंजलि आज के नेटवर्क में नहीं है, इसमें 5-7 बार तो जोड़ दिया। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा ठंडी हो जाए, पहन देते एक और उससे नहीं है। चलो बस 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 बहुत, 3 पेन बहुत। देखो भाई, सबसे पहले आते हैं अपने पास बता देता हूं मैं, ध्रुवण से पहले अपन चलते हैं। प्रकाश की जो तरंगें होती है ना अपने पास, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है भाई। मैक्सवेल ने बताया था कि कौन सी तरंगें होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इन तरंगों में विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और तरंग संचरण की दिशा इन दोनों के भी लंबवत होती है। मतलब कुल मिला के यूं समझा जा सकता है कि सारा खेल जो है वो 3D का है भाई। ये है 3D अपने पास। देखो कैसे है, सबसे पहले चलें, अगर ये x दिशा तरंग संचरण की मान लेते हैं अपन, ये y दिशा जो है वो मान लो कि विद्युत क्षेत्र आ गया इसमें। देखो ये x दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है, y दिशा में विद्युत क्षेत्र हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में हो जाएगा, अपने आप ही इस दिशा में, z दिशा में हो जाएगा। कोई नियम नहीं है भाई, ऐसा ही होता है, उल्टे सीधे भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि इसमें विद्युत क्षेत्र है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, तो तरंग का संचरण z में आएगा, आगे नहीं आएगा। और अगर मान लो कि इसमें विद्युत क्षेत्र है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, तो तरंग का संचरण किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो कुल मिला के अपने पास बात का सार ये निकलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए 2 निर्देश अक्षों से काम नहीं चल सकता। कितने निर्देश अक्ष होने चाहिए अपने को, 3 निर्देश अक्ष होने चाहिए। मतलब x भी काम आएगा, y भी काम आएगा और z भी काम आएगा। 3D का खेल है सारा का सारा। तो x, y और z में अपने पास तीनों काम में आते हैं। 2 से पार नहीं पड़ सकती, ठीक है ना। अगर अपन सोचें कि भाई 2 से अपने पास पार पड़ जाती है तो फिर काम नहीं चलेगा। अब एक बार एक काम करो, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसमें लिखूंगा ना तो फिर डायग्राम में लकीरें हो जाएगी और थोड़ा यूं हो जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं वैसे भी वो हो जाएगा। हाँ जी भाई, अब अपन चलते हैं। देखो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड तीनों अक्षों की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं मैं। वैसे ये 17वें चैप्टर में भी जो है ना वहां भी समझाएंगे अपन, और पर एक बार यहाँ पर अपन क्लियर कर देते हैं। देखो भाई, सबसे पहले चलते हैं, ये एक्स दिशा में तरंग का संचरण मान लिया, वाई दिशा में मैंने क्या मान लिया, विद्युत सदिश मतलब विद्युत क्षेत्र हो गया, जेड दिशा में मैंने क्या मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र मान लिया।
आप ये जानते हो जेड अक्स यहाँ नहीं होता है जहां बनाया है, कहाँ होता है जेड अक्स? यहाँ है जेड अक्स, ये है। तो जेड यहाँ पर हो गया, वाई यहाँ पर हो गया, एक्स यहाँ पर हो गया। अपन जानते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों परस्पर क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। तो जेड अक्स यहाँ पर है अपने पास। अब अपन चलते हैं, सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे चलती है। ये 0 हो गया, ये आधा आवर्तकाल हो गया t/2, यहाँ पर पूर्ण आवर्तकाल हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा चक्कर हो गया। ये जो लाइन है ना, ये लाइनें किसके समांतर है? विद्युत क्षेत्र के समांतर है भाई अपने पास। तो ये लाइनें विद्युत क्षेत्र को शो करती है अपने पास, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ये लाइनें किसके समांतर हैं? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तो ये जेड के समांतर हो गई। अब अपन चलते हैं, जैसे आधा आवर्तकाल पूरा होगा, ये लाइनें पहले प्लस में थी, अब किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। और ये लाइनें पहले किस में थी? ये पहले भी प्लस में थी, अब माइनस हो जाएगी। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, आप तो ये मान रहे हो दिमाग में भाई ये जो है ना माइनस वाई एक्स में, ये माइनस वाई एक्स में थोड़ी है, ये प्लस वाले जेड में है, तो यहाँ पर है ये लाइनें। तो ये प्लस जेड में है, तो ये लाइनें भी पॉजिटिव पार्ट को शो करेगी, ये लाइनें भी पॉजिटिव पार्ट को शो करेगी। अब क्या होगा? वो लाइनें जो है ना, वो बोर्ड में अंदर की तरफ है, तो माइनस जेड को शो करेगी और ये माइनस वाई को शो करेगी। तो ये भी नेगेटिव पार्ट है भाई, और ये भी नेगेटिव पार्ट है। ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों क्या हैं? नेगेटिव हैं। तो एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, फ्रेनल नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है ना। फ्रेनल ने ध्रुवण के आधार पर यह सिद्ध किया था कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है भाई। प्रकाश की तरंगें कौन सी प्रकृति की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की। अनुप्रस्थ प्रकृति का मतलब यह होता है कि तरंग संचरण की दिशा में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान नहीं हो सकते। मतलब यह होगा कि तीनों सदिश परस्पर क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। या यूं कहें कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण को समझने के लिए दो निर्देश अक्षों से पार नहीं पड़ सकती। कितने अक्ष होने चाहिए अपने पास? 3 अक्ष होने चाहिए। तरंग का संचरण एक दिशा में हो रहा है, तो ये विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश एक दिशा में किसी भी हालत में नहीं हो सकते। इसको कौन सी प्रकृति कहते हैं अपन? अनुप्रस्थ प्रकृति। मतलब तरंग संचरण की दिशा में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल भी उपस्थित नहीं हो सकते। और अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि फ्रेनल ने किसके आधार पर की थी? ध्रुवण के आधार पर की थी। इस पार्ट में छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए इतना जोर दे रहा हूं मैं। ये यहां तक का डायग्राम तो आ गया समझ में। अब अपन चलते हैं, जो साधारण प्रकाश की किरण है। साधारण प्रकाश की किरण का मतलब जो सूर्य से प्रकाश आता है, तो बहुत सारी तरंगें आपस में मिलती चली जाती है अपने पास। और कैसे मिलती चली जाती है? देखो भाई, जैसे ये एक तरंग हो गई विद्युत चुंबकीय तरंग, आ गया समझ में अपने पास, ठीक है ना। ये इसके तरंग के संचरण की दिशा हो गई, ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया? इसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक दूसरी तरंग आके मिलती है, उसके तरंग के संचरण की दिशा तो एक्स ही है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र जो है ना यहाँ पर है, ये मार्कर मान लो, तो यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे? ये और ये परस्पर कितने कोण पर है? 90 डिग्री के कोण पर है। तुम बोलोगे इसका चुंबकीय सदिश कहाँ होगा? तो इससे 90 डिग्री नीचे ले लेना, अपने यहाँ पे आ जाएगा। तो पहली तरंग में विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हो गया, दूसरी तरंग में मान लो कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, 100 तरंगें आगे मिल गई। तीसरी तरंग में विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है। तो अपन ये पाएंगे कि जब ये 100-200 तरंगें आपस में मिलेगी और एक परिणामी तरंग का निर्माण करेगी, तो अपने को ये पता चलेगा कि जो नई तरंग बनी है उसमें विद्युत सदिश कौन सी दिशा में होगा? ये बताओ। अब उसमें विद्युत सदिश कौन सी दिशाओं में होगा? सभी संभव दिशाओं में। कौन सी दिशा में होगा? सभी संभव दिशाओं में। क्योंकि इधर भी हो गया, फिर अपने पास इधर भी हो गया, यहाँ भी हो गया, तो यूं राउंड बनेगा कि नहीं बनेगा अपने पास? तो सभी संभव दिशाओं में विद्यमान होगा। इस प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं भाई। कौन सा प्रकाश कहा जाता है इसको? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित का मतलब वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन सभी संभव दिशाओं में विद्यमान हो या निश्चित दिशा में नियत नहीं हो, उसको अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ये तो बात हो गई इसकी। अब आते हैं ध्रुवित प्रकाश किसको कहते हैं? वह प्रकाश जिसमें
विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में हो, या तो x में हो या y में हो या z में हो, तो फिर कौन सा प्रकाश कहलाता है? वो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। और ध्रुवण किसको कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, एक उदाहरण लिया है अपन ने इसमें। जब कोई अध्रुवित प्रकाश टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजरा जाता है, भाई देखो इसमें कुछ नाम आएंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बनिक यौगिक है, तो केमिस्ट्री वाले ज्यादा जानते हैं इसका संरचना क्या होगी। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश कैसा प्राप्त हो जाता है? पूर्णतः ध्रुवित रूप में प्राप्त हो जाता है। इसको यूं समझें अपन, इसमें 100 दिशाओं में मान लो कंपन थे, तो क्रिस्टल ने क्या काम कर दिया? एक दिशा के कंपन तो रख लिए, बाकी सबको अवशोषित कर लेता है। तो 99% कंपनों को अवशोषित कर लेता है, केवल एक दिशा के कंपन बाहर निकाल देता है। ये देखो, केवल एक ही दिशा में कंपन बचे विद्युत क्षेत्र के। कौन सी दिशा में बचे? वाई दिशा में। कौन सी दिशा में कंपन बचे? वाई दिशा में। तो ये विद्युत क्षेत्र वाई दिशा में हो गया। तरंग का संचरण कौन सी दिशा में हो गया? एक्स दिशा में हो गया। ठीक है, ये पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में एक परिभाषा है, कंपन तल किसको कहते हैं? ये मैंने लिखा ना, कंपन तल। कंपन तल की परिभाषा यह है, वह तल या वह समतल जिसमें तरंग संचरण की दिशा और प्रकाश के कंपन विद्यमान हो। तरंग संचरण की दिशा और प्रकाश के कंपन विद्यमान हो, वो कौन सा तल कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। अब देखो एक बार, तरंग संचरण की दिशा कौन सी है? x। प्रकाश के कंपन कौन सी दिशा में है? y में। तो कंपन तल कौन सा बन गया? अपने आप ही बताओ। xy तल हो गया अपने पास। कंपन तल कौन सा हो गया? xy। तो यूं भी समझ लो, ये बोर्ड जो है ना xy में माना जाएगा। इधर x मान लेंगे, इधर क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो बोर्ड जो है कौन से तल में माना जाएगा? xy तल में माना जाएगा। तो इस डायग्राम के लिए कंपन तल जो हो गया वो कौन सा हो गया भाई? xy। ये तो बात हो गई कंपन तल की, ठीक है ना। तो ये देखो कंपन तल कौन सा हो रहा है? ए बी सी और डी। ए बी सी डी कंपन तल हो गया। क्यों? ए बी सी डी जो आयत है वो कौन से अक्षों के बीच में है? ये बताओ। एक्स और वाई अक्षों के बीच में बैठ रहा है। बोले देख लो, ये रहा, ये आयत कौन से अक्षों के बीच में बैठ रहा है? भाई ये तो एक्स अक्ष हो जाएगा, ये कौन सा अक्ष हो जाएगा? वाई अक्ष। तो एक्स वाई के बीच में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? तो कंपन तल कौन सा हो गया? चित्र के अनुसार ये हो गया भाई ए बी सी डी, और यूं क्या हो गया? ये एक्स वाई हो गया अपने पास। एक दूसरी परिभाषा है फिर ध्रुवण तल। कौन सा तल है? ध्रुवण तल। इसकी परिभाषा यूं है कि इसमें तरंग संचरण की दिशा तो होती है परंतु प्रकाश के कंपन विद्यमान नहीं होते हैं। जिसमें तरंग संचरण की दिशा विद्यमान हो परंतु प्रकाश के कंपन विद्यमान न हो, वो कौन सा तल कहलाता है? ध्रुवण तल कहलाता है। तो अब अपन चलें, देखो ध्रुवण तल में तरंग संचरण की दिशा तो आनी चाहिए, मतलब x तो आना चाहिए, लेकिन प्रकाश के कंपन नहीं आने चाहिए। प्रकाश के कंपन कौन सी दिशा में है? तो ये नहीं आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो इसकी जगह कौन आएगा? z आएगा। इसकी जगह कौन आएगा फिर? z। भाई तरंग संचरण की दिशा तो आनी चाहिए परंतु प्रकाश के कंपन नहीं आने चाहिए, तो y नहीं आने चाहिए, तो फिर कौन आना चाहिए? y की जगह z आना चाहिए। तो ध्रुवण तल कौन सा हो जाएगा? x z हो जाएगा। कैसे? देखो मैंने कैसे बनाया है, इसके लंबवत बनाए अपन। तो ये आयत जो है वो तो दिख ही रहा है xy तल में है। ये मेरा हाथ इसके लंबवत है। देखो मेरा हाथ कितने डिग्री के कोण पर है? 90 डिग्री के कोण पर हो गया है कि नहीं हो गया? अब बताओ कि मेरा हाथ कौन से तल में होगा? ये x दिशा हो गई कि नहीं हो गई? ये कौन सी दिशा है? z दिशा। तो मेरा हाथ ध्रुवण तल को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपने पास? तो ये तो हो गया कंपन तल और मेरा हाथ क्या हो गया? ध्रुवण तल हो गया। अगर डायग्राम में बनाता हूं तो डायग्राम भाई आप जानते ही हो टेढ़ा बनेगा,
ये टेढ़ा डायग्राम बन जाएगा, ये डायग्राम टेढ़ा बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ से ए बी सी डी, ये तो कंपन तल हो गया। इसके लंबवत तल कौन सा बना दिया, ई एफ जी और एच, ये ध्रुवण तल हो गया। तो ये हो गया ई एफ जी और एच हो गया अपने पास, ठीक है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे तरंग संचरण है, मान लो कि x दिशा में है और ध्रुवण तल है, ये कहते हैं भाई ध्रुवण तल जो है ना वो एक्स जेड माना है या एक्स वाई मान लिया, क्या मान लिया, एक्स से एक्स जेड ही मान लो। तो अब ये बताना है कि कंपन तल क्या होगा, ये बताओ। कंपन तल ज्ञात करो। तरंगा संचरण एक्स दिशा में, ध्रुवण तल एक्स जेड दिशा में। तो मैं एक चीज बता देता हूं, इनमें से कॉमन क्या है पहले तो ये बताओ, एक्स है। तो तरंगा संचरण तो पक्का ही आएगा कंपन में, क्या नहीं आएगा, जो नहीं आएगा तो उसकी जगह क्या जाएगा, वाई। तो कंपन तल कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा अपने पास। अगर मान लो ये क्वेश्चन दे दें, कंपन तल जो है ना एक्स वाई है, ये वाई जेड है, तरंग का संचरण कौन सी दिशा में होगा, कौन सी दिशा में होना चाहिए तरंग का संचरण, जो कॉमन है वो होगा तरंग का संचरण, वाई दिशा में होगा तरंग का संचरण, क्योंकि इसमें भी तरंग का संचरण काम में लिया जाता है, इसमें भी तरंग का संचरण काम में लिया जाता है। तो तरंग का संचरण कौन सी दिशा में हो जाएगा, वाई दिशा में तरंग का संचरण हो जाता है। अब अपन चलो, मान लो कि तरंग का संचरण हो रहा है जेड दिशा में, ये दे रखा है अपने को एक्स जेड, क्या दे रखा है अपने को, एक्स जेड दे रखा है, या ये वाई जेड दे रखा है, चलो ठीक है। तो कंपन तल क्या होगा ये बताओ, क्या होगा, जेड एक्स, कारण बताता हूं, जेड कॉमन है तो ये तो आएगा ही आएगा, ये वाई नहीं आएगा, ये हटा दो, वाई की जगह कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो कंपन तल ध्रुवण तल में मतलब समझ में आ गया, कंपन तल और ध्रुवण तल परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। इनकी सहायता से अपन किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जैसे तरंग संचरण की दिशा भी निकाली जा सकती है, और अगर कोई भी तीन में से दो चीज दे दें तो तीसरे का मान ज्ञात किया जा सकता है। आगे अपन चलते हैं, ध्रुवित प्रकाश जो है अपने यहाँ वो दो प्रकार का माना जाता है भाई। पहला ध्रुवित प्रकाश जिसके कंपन कागज के तल के समांतर हो, उसको यूं दर्शाते हैं भाई। कागज मतलब मेरे लिए ये बोर्ड हो गया, मेरे लिए बोर्ड ही कागज है कि नहीं है, तो कागज के तल के समांतर कंपन हो तो यूं दर्शाया जाएगा, और कागज के तल के लंबवत हो तो इस तरह से दर्शाया जाता है भाई। ये मेरी अंगुलियां कागज के तल के लंबवत हो गई कि नहीं हो गई, तो ये यूं है और ये यूं समांतर है, तो ये तो तल के समांतर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत होता है। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सारा क्लियर करा दिया है, ठीक है। अब टाइम होने वाला है, स्क्रीनशॉट आप पहले ले चुके हैं, क्लास इज ओवर, थैंक यू।